नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। विधानसभा चुनाव का दौर अब अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। कल 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी और जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है वो ज़्यादातर सीमांचल, मिथिलांचल और तिरहुत प्रमंडल की सीटें हैं। इन सीटों पर जो हाल है उसका आकलन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जिन 61 सीटें हैं सीमांचल, अंग प्रदेश और तिरहुत की कुल 61 सीटें हैं। सीमांचल कांग्रेस आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि रुझानों में सीटों की स्थिति कोई बड़ा बदलाव वाला नहीं नजर आ रही है। तिरहुत में एनडीए का दबदबा कायम रहेगा, ऐसा रुझान पहले से बता रहे हैं। अब मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूँगा कि इन 61 सीटों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक इकलौती सीट आमौर है, जहां हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बाजी मार ले। और वो प्रशांत किशोर की पार्टी की वजह से नहीं होगा, सरफराज अहमद की वजह से होगा, जो शहाबुद्दीन के इकलौते वारिश रहे हैं और उनके दो दूसरे भाई हैं वो मुकाबले में तो हैं एनडीए की तरफ से, क्षमा करिएगा, महागठबंधन की तरफ से, लेकिन ये सरफराज अहमद यहाँ बाजी मार सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो धमदाहा से नीतीश सरकार के मंत्री लेसी सिंह, बलरामपुर से अपनी सादगी के लिए फेमस सीपीआई एमएलए के कैंडिडेट महबूब आलम और चनपटिया से विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप जनसुराज के टिकट पर मैदान है। जनसुराज का दावा यहाँ खोखला नजर आ रहा है, वो लड़ाई में काफ़ी पीछे निकल चुके लगता है। सिकंदरा, कहलगांव और सुल्तानगंज 3 ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने हैं। ये इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट करा जा रहा है। इसमें फायदा किसे होगा ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि दो अपने भाइयों की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है। ये हाल यहाँ नजर आ रहा है और एनडीए को सीधा फायदा हो सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट जो मिल रही है, जो इनपुट मिल रहे हैं, उसके अनुसार हम आपसे ये साझा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के इंटरनल सर्वे से जो रिपोर्ट हमारे पास पहुंच रही है उसमें ये दिख रहा है कि 44 सीटों पर एनडीए भारी है, जबकि महागठबंधन खास करके सीमांचल और अंग और तिरहुत में 61 सीटों की बात कर रहा हूँ, इनमें 44 सीटों पर एनडीए भारी पड़ रहा है। महागठबंधन मात्र 15 सीटों पर आगे दिख रहा है। और रुझानों में कौन आगे दिख रहा है इसकी मैं आपसे पोल खोलना चाहूँगा। बीजेपी 32 सीटें लड़ रही है, जिसमें से 27 पर आगे दिख रही है। दिसंबर 2020 में 2020 का जो रिजल्ट है वो बताता है 29 सीटों पर इन क्षेत्रों में कब्जा किया था। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी 22 सीटें लड़ रही है और इसमें 14 पर आगे दिख रही है। रिजल्ट 2020 में 11 सीटों का था इसका। एलजेपीआर 6 सीटें लड़ रही हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी है, इसमें 2 सीटें मात्र हैं जिस पर वो आगे दिख रही है। हम पार्टी 1 सीट पर दिख रही है आगे और 1 ही सीट उसके हिस्से की है जिस पर चुनाव होना है। और महागठबंधन में आरजेडी 32 सीटें लड़ रहा है, 32 में 6 पे आगे दिख रहा है। 2020 का रिजल्ट भी इसका 6 पर ही सिमटा हुआ था। कांग्रेस 23 सीटें लड़ रही हैं और 6 पर मात्र आगे हैं। 2020 का रिजल्ट भी 6 का ही था। वीआईपी 6 सीटों पर लड़ रही है और कहीं आगे दिख नहीं रही है। इसमें से अमौर की बात मैंने आपको की। सीपीआईएमएल 2 पर जो लड़ रही है और 2 पर ही 2020 के रिजल्ट के अनुसार वो जीती थी। सीपीएम 1 सीट पर लड़ रही है लेकिन आगे नहीं दिख रही है कहीं। हालांकि माले दोनों सीटों उसके हिस्से की हैं, उन पे वो आगे दिख रहा है। अब
इसी तरह का आंकड़ा अगर देखें तो फेज 2 की सभी 122 सीटों पर जो हम रुझान देख रहे हैं वो टोटलिटी में 78 से 82 सीटें एनडीए का बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 35 से 42 सीटों पर इसकी बढ़त बनी हुई है। और ये अगर हम अब देखें तो इसके अनुसार जो फेज 2 की 122 सीटों के रुझानों में ये जो आंकड़ा मैंने आपके साथ साझा किया है, इसमें से सबसे ज़्यादा फायदा एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। जो अब तक के दस्तावेज बता रहे हैं वो ये कि सबसे अधिक एनडीए फायदे में रहा है। जो वोटिंग पैटर्न रहा है पिछले पहले फेज के चुनाव का, उसके आधार पे एनडीए उत्साहित है और वो उसे अनुमान है कि वो कम बेश 50 से 55 सीटें तक जीत सकता है। अब इस फेज में एनडीए फायदे में साफ दूसरे फेज में भी नजर आ रहा है। और खास बात यह है कि बीजेपी ने 2020 में यहाँ 42 सीटें जीती थी, इस बार वो 40 से 41 पर आगे दिख रही है। उधर जनता दल यू को फायदा हो रहा है। जनता दल यू ने 2020 में 20 सीटें जीती थी, इस बार उसे 28 से 33 सीटों पर फायदा पहुंचता हुआ दिख रहा है। चिराग पासवान पहली दफा एनडीए के साझेदारी में चुनाव लड़ रहे हैं और इसका फायदा एनडीए के घटक दलों को मिल रहा है, क्योंकि परस्पर वोटिंग पैटर्न जो होता है चुनाव में, चिराग पासवान की पार्टी के साथ पासवान जाति और उससे साझेदारी रखने वाली दूसरी जातियों के वोट जा रहे हैं और ये आक्रामक वोट माते जाते रहे हैं। आक्रामकता यानी बड़ी धारदार तरीके से ये वोट करते हैं और ये वोट जब भी पड़ेंगे तो एनडीए को साझेदारी में पड़ेंगे, यानी इसका एलजेपी आर के साथ रहने से जो ईबीसी तबके के अन्य वंचित समाज के जो वोटर्स हैं वो एनडीए के घटक दलों के उम्मीदवारों के साथ जा रहे हैं। और ये खास करके पहले पेज में भी देखा गया है कई सीटों पर, जैसे मनेर शरीफ भाई वीरेंद्र वहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार एलजेपी आर ने वहाँ अपना कैंडिडेट दिया था, वो भी यादव समाज के थे, लेकिन यादव समाज के वोटों में विभाजन के अलावा बाकी जो दूसरी जातियां थी वहाँ दूसरे नंबर पे बनिया और बाकी अन्य जातियां हैं जो ओबीसी बीसी हैं, उन सब का वोट एलजेपी आर के साथ कंसोलिडेट हुआ। एक तरफा वोटिंग का झुकाव ये हुआ कि भाई वीरेंद्र को कड़े मुकाबले में घेर रखा है। अगर आरजेडी को 7 से 12 सीटों का नुकसान यहाँ हो सकता है और ये हो रहा है तो उसकी मुख्य वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ बेहतर करता हुआ दिख रही है कई सीटों पर। आरजेडी के एमवाई जो समीकरण है मुस्लिम यादव समीकरण, उसमें धारदार तरीके से सेंधमारी करती हुई वो आगे बढ़ रही है। कई सीटों पर उसको नुकसान करा रही है एआईएम। 21 से 27 सीटों पर यहाँ अगर देखा जाए तो जीती थी लेकिन आरजेडी, लेकिन इस बार कांग्रेस की सीटें बहुत ज़्यादा कम होने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं और वो ज़मीनी हकीकत के आधार पर ऐसा मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान इन चुनावों में होने जा रहा है। 2020 में सीमांचल में 5 सीटें जीतने वाली एआईएम सिर्फ 1 सीट पर आगे दिख रही है और वो ऐसी वजह से कि वहाँ जन सुराज के कैंडिडेट ने कड़ी टक्कर दे रखी है। सीमांचल में कांग्रेस आरजेडी मजबूत तो है लेकिन एनडीए को भी बढ़त वहाँ मिल रही है। 70% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद किशनगंज और सीमांचल के दूसरे हिस्सों में मुद्दे पीछे छूट गए हैं और यहाँ एक तरफा यानी वोटों का ध्रुवीकरण बड़ी तेजी से हुआ है। इसका फायदा यहाँ दिख रहा है। वीआईपी यानी जो सन ऑफ महलाद मुकेश साहनी की पार्टी है
वो कितना फायदा कोसी और दरभंगा में महागठबंधन को दिला पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर उसे खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी तरह से अगर देखें तो सहरसा में, चंपारण में 2015 में बीजेपी का पत्ता साफ हुआ था, लेकिन यहाँ बीजेपी अब काफ़ी मजबूत हो गई है। सुपौल सहरसा में जेडीयू को बढ़त है। सीमांचल मधेपुरा में 50% का युद्ध होने के आसार बढ़ गए हैं। साउथ बिहार में एनडीए की हल्की बढ़त है, जबकि पूरे नॉर्थ बिहार की बात करें तो एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस, मैंने पहले ही साझा किया कि कांग्रेस और बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगने वाला है। मैं ये बात अपने स्तर से नहीं कह रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर शेफाली राय भी ये बात से सहमत है कि कांग्रेस को महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। उनके मुताबिक अगर देखें तो कांग्रेस डबल डिजिट में भी इस बार नहीं आ पाएगी। 9 सीटें उसे मिल सकती हैं, 8 से 9 सीटें उसे मिल सकती है, लेकिन हमारा अपना आकलन, ये शेफाली राय कहती हैं, लेकिन हमारा आकलन कांग्रेस इससे भी और घिसक कर नीचे आ जाएगी। अब सीएम का चेहरा घोषित नहीं होने का एक नुकसान जो कहा जा रहा है कि एनडीए को होगा, तो एनडीए ने उसके जो चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने पूरे खेल को कैसे नीतीश के इर्द गिर्द कर दिया, ये चाणक्य नीति समझने वाले ही समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने काम ये किया, शुरुआती दौर में जिस तरह से बात एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कह दी थी कि विधायक दल का नेता तो विधायक दल तय करेगा, मैं कौन होता हूँ, ये बात अब इसको लेकर के भी जिस तरह से उछाला गया इस मुद्दे को, आपने गौर किया होगा कि पूरे चुनाव में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही सेंटर पॉइंट बन गए। विपक्ष भी सारे मुद्दे को छोड़ करके नीतीश कुमार को लेकर के ही चीखा चिल्ली करने लगा कि एनडीए बताए कि उनका नेता कौन होगा, यानी नीतीश कुमार को लेकर के इनके पेट में ज़्यादा दर्द और इनके सिर में ज़्यादा दर्द होने लगा। मुद्दा सिर्फ नीतीश कुमार बन गए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और तय मानिए कि जीत एनडीए की होने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही रहेंगे। ये जनता दल यूनाइटेड के दावे नहीं कहते हैं, केवल ये आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने जा रही है। लेकिन चुनाव को किस तरह से नीतीश के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया और इसका फायदा एनडीए को मिला है। एनडीए को एसआईआर के कारण भी फायदा मिला, क्योंकि एसआईआर के बाद पहली दफा बिहार के मतदाताओं को ये लगा कि जो वोटर आईडी कार्ड है या उनका जो वोट है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसआईआर के दौरान बढ़ चढ़कर लोगों ने इस बात की चिंता जताई थी कि उनका वोट कहीं कट न जाए। सबके सब अपने फॉर्म जल्दी से जल्दी जमा करके सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि हमारा वोट निश्चित हो गया। और पहली बार ऐसा लगा कि जो आधार कार्ड का इम्पोर्टेंस है, जो उसका वजूद है, उसी तरह से वोटर आई कार्ड का भी महत्व है। और जो ये समझ पाए उन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया, इसी कारण प्रतिशतता भी बढ़ी है। और जो फर्जी वोटर्स थे, जो वोट चोरी के बात कहते रहे हैं राहुल गांधी, वो सब हवा में ऐसे ही तीर चलाने वाले साबित हुए। कल ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने बड़ी जबरदस्त हनक के साथ वोट किया और दूसरे चरण में भी इसी तरह का अनुमान है, जिसमें फ़ायदा सीधा एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। अब इसमें एक और कड़ी जुड़ती है महिला वोटर्स की। महिला वोटर्स को ने पहले ही से ठान रखा था कि वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाएंगे और उसने ये काम कर दिखाया है। महिलाओं की तादाद वोटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा मतदान केंद्रों पर देखी गई थी और ये दूसरे दौर में भी रहने का अनुमान है। और इसके साथ साथ ये अंदाज़ा निकल के सामने आ रहा है कि एनडीए को भारी बढ़त मिलेगी और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बनने जा रही है। बाकी हवाबाजी है, हवाबाजी तरह तरह की हो रही है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ मंत्रियों और कुछ एनडीए के विधायकों के खिलाफ जो जनाक्रोश है
वहाँ उनकी फजीहत के बीच अगर हार हो जाए तो वो चुनाव है, और चुनाव के दौरान ऐसा स्वाभाविक भी है, उनकी हार होनी भी चाहिए। इन सब के बावजूद नई सीटें बीजेपी गेन करेगी। जो मतदाता वर्ग सबसे ज़्यादा पहली बार वोट करने वाला तबका था, उसने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाई है, और वो वोट कर रहा है तो सकारात्मक वोट कर रहा है, वो नकारात्मक वोट नहीं कर रहा। और नकारात्मकता के साथ वोट करना निषिद्ध हो जाता है, इसलिए कि वो किसी सरकार के पक्ष में जाने की बात नहीं करते। और ये पहली दफ़ा इस चुनाव में ये भी दिखेगा, और जो नतीजे आएंगे उससे साफ हो जाएगा कि नोटा पर जो लोग बटन दबाते थे उनकी तादाद बड़ी कम हो जाएगी। चाचा नेहरू की जयंती के दिन अब नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन कल का मतदान बहुत महत्वपूर्ण है, और कल के मतदान में आप भी बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के इसके महापर्व में अपनी भूमिका निभाइए, वोट करिए और फिर नतीजों का इंतजार कीजिए। आज के अंक को बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके हम इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।